and rail transportation. Now in this video we will discuss about the water transportation. वाटर ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने से पहले हम लोग ओशियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर ओशियंस नहीं मालूम है तो आप लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जो मैं आगे इम्पोर्टेंट रूट्स बताऊंगी वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को जो कनेक्ट करता है वो नॉर्थ अमेरिका है, जो ओशियन है। यहाँ पर जो ओशियन है, जो वाटर वे जो इम्पोर्टेंट रूट होगा वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का वाटर रूट होगा, यानी जो अटलांटिक ओशियन के थ्रू ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट कनेक्ट होता है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो कनेक्ट करता है वो साउथ अटलांटिक ओशियन करता है। अच्छा, मैं एक दो तीन प्लेस बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है। ये केप टाउन है, ये क्या है? केप टाउन। ये केप टाउन क्या है? केप टाउन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है बेटा ये? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कंट्री यहाँ पर है। ये मेडिटेरियन सी है। ये कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी, ठीक है। और ये मेडिटेरियन सी के बाद में ये इस तरीके से ये जो है ये वाला ये रेड सी है। ये कौन सा सी है? रेड सी, ठीक है। और रेड सी के बाद में ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से, अभी मैं ठीक करके आपको बताती हूँ। ठीक है, ये इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये साउथ अमेरिका, और ये भी ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक ओशियन है। अच्छा बेटा, जितने भी ओशियंस हैं इनमें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। इसी तरीके से पैसिफिक ओशियन भी नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक है, ठीक है। अर्थ राउंड है, तो जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इसके यहाँ पर आ जाता है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर आता है। और ये दोनों पार्ट यहाँ का कॉर्नर और यहाँ का कॉर्नर दोनों क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ गोल है तो कहीं ना कहीं इसका कोई एंड तो है नहीं, तो ये दोनों जाकर मर्ज हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ओशियन कहाँ पर है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम स्टडी करेंगे इसके इम्पोर्टेंट सी रूट्स। जो वाटर वे वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसके इम्पोर्टेंट सी रूट्स कौन से हैं? इम्पोर्टेंट सी रूट। अच्छा, इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसके फीचर्स। वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कि इसकी मेंटेनेंस नहीं होती, जीरो मेंटेनेंस होती है इसकी, नो मेंटेनेंस। भाई वाटर है तो वाटर के अंदर क्या मेंटेनेंस? पानी भरा है, शिप ले जाएंगे तो निकल जाएगी, तो उसमें मेंटेनेंस की तो जरूरत हुई नहीं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि इसका चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कि यानी जो वेव्स आती है तो कई किलोमीटर तक शिप इजीली मूव कर जाती है, तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कार्गोज हैं जो बल्कि गुड्स लेकर जाते हैं, एक साथ बहुत सारे ट्रक का सामान लेकर जाते हैं। जो कार्गोज हैं उनमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो गई, जिसके अंदर एसी वो होते हैं, कार्गोज होते हैं जिसके अंदर जो खराब होने वाला सामान है उसे भी हम इजीली ले जा सकते हैं। बिटवीन द टू कंट्रीज के अंदर जो हैवी और बल्की गुड्स होता है उसकी कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ वाटर से ही हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके सी रूट्स। अच्छा, जो सी रूट्स हैं उनके अंदर से जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बिजिएस्ट जो सी रूट है वो है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ओके, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट।
नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है उसके अंदर ये यूएसए इम्पोर्टेंट कंट्री है, पावरफुल कंट्री, और यूरोपियन कंट्रीज भी डेवलप कंट्रीज है। तो इन दोनों के कंट्रीज के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो कौन से होती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, और ये बिजिएस्ट सी रूट है। कौन सा है, बिजिएस्ट सी रूट। ओके, आई थिंक दिस थिंग यू हैव क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो सी रूट है वो है मेडिटेरियन सी टू इंडियन सी रूट। बेटा ये मेडिटेरियन सी है, ये कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी, और ये वाला रेड सी है, और उसके बाद में इंडियन ओशियन। तो जब ये इंग्लैंड है, आप सब लोगों को पता है इंग्लैंड ने हमें कॉलोनीज के तौर पर रखा था, और इंग्लैंड ने हम पर रूल किया करीबन 200 ईयर्स। तो जो इंग्लैंड से हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल आता था, जो रॉ मटेरियल आता था वो ऐसे होकर आता था, यूं घूमकर यूं सा पूरा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए फिर इंडिया में पहुँचता था। अब वो ऐसे राउंड लगाकर, यूं राउंड लगाकर और यहाँ पहुँचता था, तो ये तो बहुत बड़ा रास्ता हो जाता था। अब इन्होंने उसको शॉर्ट कर दिया, और उन्होंने क्या किया, ये रेड सी है और ये मेडिटेरियन सी। अब यहाँ से यूं जाने के लिए इनको यहाँ पर बीच में लैंड आती थी, यानी ये रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों कनेक्टेड नहीं थे। तो इन्होंने यहाँ पर एक कैनल बनाई, और उस कैनल का नाम रखा सुएज कैनल, सुएज कैनल। ठीक है, जो सुएज कैनल थी, यहाँ पर कौन सी कैनल बनाई, सुएज कैनल। कौन सी कैनल बनाई यहाँ पर, सुएज कैनल। ठीक है, सुएज कैनल बन गई, और ये कौन सा सी था, यहाँ पर ये कौन सा सी था, रेड सी। ठीक है, अब यहाँ पर सुएज कैनल हो गई, तो यहाँ से इजीली बोट यहाँ से क्रॉस करते हुए मेडिटेरियन सी से और यहाँ पर यूरोप जा सकती थी। तो दिस रूट इज इम्पोर्टेंट रूट, और आज भी ये रूट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे यूरोप को, जो वेस्टर्न यूरोप है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, उसको कनेक्टिविटी देता है। उसको कैसे, नॉर्थ, ये कौन सा यूरोप है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है उसको कनेक्टिविटी देता है इंडिया के मुंबई से, कोलकाता से, सिंगापुर से, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से। ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ चला जाता है, सिंगापुर, और यहाँ पर जो कोलकाता है, मुंबई है, इनको, और फिलीपींस है, इन कंट्रीज को जो यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्टिविटी देता है वो रूट है मेडिटेरियन इंडियन ओशियन रूट। ये 2 नंबर रूट है। ये कौन सा नंबर रूट था, 2 नंबर। ये कौन सा रूट था, 1st नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट रूट है, सुएज कैनल जो है उसने इसका जो डिस्टेंस है और टाइम है उसको बहुत रिड्यूस किया है, और उसी की वजह से इस कंट्री, इन जितने भी सी पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी बनी यूरोपियन कंट्री से। नाउ नेक्स्ट वन जो आता है, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है केप गुड्स होप सी, और साथ में आता है, अब इसकी कनेक्टिविटी, यहाँ केप टाउन है, केप होप गुड्स है, और यहाँ से कनेक्टिविटी यूरोप की, इस वाले की कनेक्टिविटी यहाँ से। तो ये वाला जो सी है, यहाँ पर जो सी है, इस सी की कनेक्टिविटी, अच्छा यहाँ पर ये जो साउथ अफ्रीका वाला एरिया है, ये क्यों कनेक्टिविटी इसकी स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी कनेक्टिविटी इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर लार्ज डिपोजिशन ऑफ माइनिंग, डायमंड, गोल्ड, दैट्स व्हाई, एंड कॉपर ऑल्सो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है डायमंड, गोल्ड और कॉपर का, इसीलिए यहाँ की जो सी कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आई होप दिस थिंग यू हैव क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद में इसके थ्रू, केप टाउन के थ्रू ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना, न्यूजीलैंड जाना इजीली जा सकते हैं। अब आता है केप टाउन के बाद में, केप टाउन के रूट के बाद आता है साउथ अटलांटिक सी। साउथ अटलांटिक सी के बीच में इस सी और ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंट,
इन दोनों की कनेक्टिविटी बहुत कम है। ये एक सी रूट है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, पर इनकी कनेक्टिविटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सिमिलर हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत जो ट्रैफिक है शिप्स का वो बहुत कम है, कार्गोस का जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है। अब नेक्स्ट जो ट्रैफिक आता है, जो नेक्स्ट जो वो आता है सी रूट, वो आता है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर पहले साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर देखो, यहाँ पर रियो डी जेनेरियो है, यहाँ पर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, और यहाँ पर दूसरा कौन सा है? केप टाउन। तो दोनों की कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब आता है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन ये रशिया है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन किस किस को कनेक्ट करता है? ये तो कौन सा कंट्री है? एशिया का रशिया, और ये कौन सा है? अमेरिका। तो रशिया और अमेरिका को कनेक्ट करता है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंट्री भी है, जापान। तो जापान का जो सी रूट है, सी जो रूट का जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो है योकोहामा इसको कनेक्ट करता है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। अब इसके बाद में आता है साउथ पैसिफिक ओशियन। साउथ पैसिफिक ओशियन, ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन इसको कनेक्ट करता है। देखो बेटा, साउथ पैसिफिक ओशियन यहाँ से अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करना है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ से यूं जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर इंग्लैंड से कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो यूं जाना पड़ेगा। और अगर अर्थ राउंड है, अगर ऑस्ट्रेलिया यूं जाते तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया यहाँ से यूं जाएंगे तो पास पड़ेगा। पर यहाँ पर इस्तमस था, इस्तमस ऑफ पनामा। इस्तमस का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा इस्तमस मतलब क्या होता है। इस्तमस का मतलब जो दो वाटर बॉडीज को तो अलग करता हो और दो लैंड को ज्वाइंट करता हो। तो यहाँ पर इस वाले इस्तमस को, इस्तमस ऑफ पनामा को कट करके यहाँ पे से पनामा कैनाल बनाया। अब इसके लिए क्या किया गया? तो यहाँ से यहाँ पर 8 किलोमीटर की लैंड पनामा सिटी से, जो पनामा सिटी थी उसकी वो जो कॉलोनी थी वो यूएसए की कॉलोनी थी, और यूएसए से वो खरीद ली गई और खरीद कर यहाँ पर कैनाल बना दी गई। अब जो कैनाल है वो 24 किलोमीटर है। कितनी लंबी कैनाल है? 24 किलोमीटर, और इसमें 6 लॉक बना रखे हैं। सॉरी, ये कितने किलोमीटर है लंबी? ये लंबी है 72 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें कितने लॉक्स बना रखे हैं? एवरी 12 किलोमीटर पर एक लॉक बना रखा है। यानी इसके जो गेट लॉक तो कुछ नहीं होते, वहां पर चैनल होते हैं, जो शिप आती है तो उन्हें ओपन कर दिए जाते हैं। तो कितने चैनल बना रखे हैं? 6 बना रखे हैं। तो 6 चैनल, 6 लॉक सिस्टम बना रखे हैं, जिसके थ्रू ये जो शिप है वो यहाँ से निकलकर और इधर को पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये पनामा कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस साउथ पैसिफिक ओशियन के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि साउथ पैसिफिक ओशियन के लिए कौन सी कैनाल इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सी रूट थे जो इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, ये तो ओशियन सी रूट हो गए जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट इनलैंड सी रूट है। इनलैंड सी रूट यानी जो रिवर्स के सी रूट्स हैं। रिवर्स के जो सी रूट है उनके अंदर जो देखो बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है राइन इनलैंड सी रूट। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? राइन इनलैंड सी रूट। इनलैंड सी रूट क्या डिस्कस कर रहे हैं? इनलैंड सी रूट। अच्छा, सी रूट के अंदर राइन है। राइन यहाँ पर आपने जर्मनी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ चुके हो, और उसके अंदर आपने पढ़ा था कि रूर एक प्लेस थी।
तो जो राइन रिवर है वो रूर को कनेक्ट करती है, रूर वैली को, और यहाँ पर इंटरकनेक्टिविटी देती है रिवर्स को, और रिवर्स के थ्रू जो शिप है वो आगे तक चला जाती है, और आगे तक जाती है तो जो कॉस्ट है बल्कि गुड्स की वो और कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लो पड़ती है। ठीक है, एक यहाँ पर सेंट लॉरेंस रिवर है। कौन सी रिवर है? सेंट लॉरेंस, जो अमेरिका में है। सेंट लॉरेंस रिवर जो यूएसए की और वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है, सुपीरियर लेक, फ्रेश वाटर लेक, और होनो, इरी और उसके साथ की जो रिवर्स हैं उनको कनेक्ट करती है, और उसमें दो कैनल्स हैं, सू रिवर, सू कैनल और वेल्टन, ये दो रिवर्स कैनल्स हैं जो उनको कनेक्ट करती है। तो इनकी कनेक्टिविटी, अब जो शिप आई ये सेंट लॉरेंस रिवर है। कौन सी रिवर है? सेंट लॉरेंस रिवर। अब यहाँ से मान लो इंग्लैंड से कोई भी शिप आई तो वो शिप यहाँ से यूँ गई और अब उसको यहाँ पर नहीं रुकना पड़ा सेंट फ्रांसिस्को को, उससे अंदर चले गई, अंदर जाकर, और मान लीजिए वो यहाँ तक, ये सुपीरियर लेक है तो सुपीरियर लेक तक वो यहाँ तक आ गई और यहाँ पर उसने सामान उतार दिया। तो यहाँ से ये सेंट लॉरेंस यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो शिप अंदर गई वो किससे गई? रिवर से गई, और इस तरीके से रिवर से जाने को बोलते हैं इनलैंड वाटर रूट। ये कौन सा रूट था? सेंट लॉरेंस वाटर रूट। अंडरस्टूड? अब इसके बाद में आता है जो नेक्स्ट सी रूट्स आते हैं वो इसके बाद में आता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र इनलैंड वाटर है, हमारे यहाँ पर वाटर जो नेशनल वाटर वेज बने हुए हैं 5 बने हुए हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा से इलाहाबाद तक अंदर आ सकता है इनलैंड वाटर में। नाउ नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट है वो है एयरवेज। बेटा एयरवेज जो है वो कहाँ पर इम्पोर्टेंट है? एयरवेज जो है वो वहाँ इम्पोर्टेंट है जहाँ पर डिफिकल्ट टेरेन्स है। अब एक ओशियन से दूसरे ओशियन से अगर शिप से जाएंगे तो 6 मंथ और 8 मंथ्स लगते हैं, जबकि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयरवेज। एयरवेज क्या है? एयरवेज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, डिफिकल्ट टेरेन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए आपको यहाँ से इंडिया से अमेरिका जाना है। अब अमेरिका जाने के लिए अगर आप सी से जाते हो, सी रूट या शिप से जाते हो, पैसेंजर शिप से जाते हैं, तो हमें करीबन 2 से 3 महीने लगेंगे। ये तो बहुत बड़ा टाइम होता है। पर अगर हम इसी रास्ते को अगर हम एरोप्लेन से जाते हैं तो हम 12 घंटे में पहुंच जाते हैं वहाँ। अगर उसको और उसको कंपेयर किया जाए तो टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट मीन्स कि इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट है, इट इज यूजफुल फॉर डिफिकल्ट टेरेन्स। इट इज यूजफुल फॉर डिफिकल्ट टेरेन्स। ओके, नाउ जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो एयरबेस किया जाता है। एयरबेस में और दूसरा एयरबेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पूरे अर्थ का अराउंड कहीं भी जाना हो तो मोर देन 35 आवर्स में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। यानी 35 आवर्स के अंदर हम अर्थ के किसी भी कोने में अगर पहुंच रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 35 आवर्स लगेंगे। जबकि अगर हमें नॉर्थ पोल पर जाना है, साउथ पोल पर जाना है, तो इट कांट बी पॉसिबल बाय द लैंड वे और बाय द सी वे। तो वहाँ से पॉसिबल नहीं है सी वे और लैंड वे के थ्रू जाना। ओके, तो दिस थिंग यू हैव क्लियर। इसके बाद में आता है कम्युनिकेशन। इसके बाद में क्या आता है? कम्युनिकेशन। तो हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में जो सबसे पहले जो यूज़ किया जाता था वो टेलीफोन, जो आज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। टेलीफोन के अलावा टेलीविज़न, टेलीग्राफ,
टेलीग्राफ, और आज जो यूज होता है वो इंटरनेट। और इंटरनेट में तो जैसे हमारी लाइफ ही चेंज कर दी। इंटरनेट जो वर्ल्ड वाइड वेब है, उससे हम कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। और इसी के साथ ये कंप्लीट होता है ये चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, इसके बाद में अच्छा एक और टॉपिक रह गया। इसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा रहा है पाइपलाइन। कौन सा रह गया? पाइपलाइन। देखो बेटा, पाइपलाइन क्यों यूज होती है? तो पाइपलाइन यूज होती है लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन, लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, लिक्विड या गैस को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। तो लिक्विड के अंदर जैसे ऑयल, गैस के अंदर जैसे एलपीजी, इनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो सबसे इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पाइपलाइन है। न्यूजीलैंड में के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मिल्क का होता है पाइपलाइन से। मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? पाइपलाइन से। जबकि ऑयल यूएसए जो पाइपलाइन यूज करता है, यूएसए पाइपलाइन यूज करता है वो ऑयल के लिए करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी ऑयल प्लस एलपीजी के लिए इंडिया में भी क्या यूज होता है? पाइपलाइन। पाइपलाइन नो डिले ट्रांसपोर्टेशन है एंड इट इज द सप्लाई, इट इज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी, जो जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है पाइपलाइन को मोस्टली ऑयल और एलपीजी गैसेस के लिए ही किया जाता है। तो पाइपलाइन के अलावा पाइपलाइन जो है सिर्फ न्यूजीलैंड में जो पाइपलाइन है वो यूज की जाती है मिल्क के लिए। इंडिया के अंदर भी जो मेजर पाइपलाइन है वो है हजारीबाग पाइपलाइन। तो दीज ऑल आर अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बस इतना ही था, इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड कंप्लीटेड। तो इसके बाद में ये कंप्लीट होता है ये चैप्टर।